जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो आइए शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो जो आपका हम भारत के भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक शुरू में बताए थे, उसमें भारत के कौन से भौतिक प्रदेश कहाँ पर हैं ये तो आप देख ही लिए थे। जैसे कि उत्तर में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, इसके बाद उत्तर का विशाल मैदान है, और इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है, फिर तटीय प्रदेश और द्वीप समूह हैं। तो इनमें से उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का विशाल मैदान, ये दो टॉपिक हम लोग पहले पढ़ लिए थे। और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग पिछला वाला वीडियो भी देख लेंगे। तो इसमें जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी विशेषताओं को देखते हैं। जो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि ऐसे देखें, ये जितना प्रायद्वीपीय पठार है, ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है। ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अब ये गोंडवाना लैंड है क्या? तो जब आपको हम हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में बताए थे, तो उसमें हम आपको ये बताए थे कि किस प्रकार से पैंजिया बना, फिर पैंथालासा बना, और किस प्रकार से ये अलग अलग टूटे और फिर यहाँ पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो खैर छोड़िए उसको, यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं। तो अगर थोड़ा सा ये बात किया जाए कि जो भारत है ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है, तो इसमें यह है कि जो सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय संपूर्ण भूभाग एक ही जगह मौजूद थे। इस संपूर्ण भूभाग को नाम दिया गया पैंजिया। इस संपूर्ण भूभाग को पैंजिया नाम दिया गया। इसके बाद समय के साथ जो पैंजिया है, पैंजिया में दरार पड़ना शुरू हुआ और ये पैंजिया दो भागों में टूट गया। पैंजिया यहाँ पे दो भागों में टूटा। टूटने के बाद ऊपर का जो भाग बना, ये बना अंगारा लैंड। ऊपर का भाग बना अंगारा लैंड और नीचे का भाग बना गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और इसमें आप लोग ये बताएंगे कि संपूर्ण स्थल भाग का नाम दिया गया पैंजिया, लेकिन जो इसके चारों ओर संपूर्ण ये महासागरीय भाग हैं, इनको क्या नाम दिया गया? तो इनको नाम दिया गया पैंथालासा। इनको नाम दिया गया था पैंथालासा। तो यहाँ पे पैंजिया में दरार पड़ने के बाद जब ये दोनों भूभाग अलग अलग हुए तो इसके बीच में जो खाली जगह बना, यहाँ पे इस पैंथालासा महासागर का जो जल है ये प्रवेश कर गया, और जल के प्रवेश करने से यहाँ पे एक सागर बना। सागर का नाम हुआ टेथिस सागर। इसका नाम हुआ टीथिस या टेथिस सागर। टेथिस सागर। टेथिस सागर। और फिर इसके बाद जो अंगारा लैंड है, इसके टूटने से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरेशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ, और गोंडवाना लैंड से जिन जिन महाद्वीपों का निर्माण हुआ तो इसमें ये है साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसी से बना अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप इसी से बना अपना जो प्रायद्वीपीय भारत है। ये प्रायद्वीपीय भारत भी इसी भूभाग से बना, और इसी के टूटने से जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसका निर्माण हुआ, और इसी से जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, तो इन महाद्वीपों का यहाँ से निर्माण हुआ। अब उसमें आप लोग ये देखें कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये पहले यहाँ पे नहीं है जहाँ पे आज ये है। पहले ये कहाँ पर था? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पास में अपना ये प्रायद्वीपीय भारत था। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है, और इसी के पास ये मेडागास्कर है, और यहीं पे अपना ये प्रायद्वीपीय भारत था। तो प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से गति करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ा, और फिर ये आके यूरेशिया महाद्वीप से ये मिल गया। तो प्रायद्वीपीय भारत पहले यहाँ नहीं था, ये था अफ्रीका महाद्वीप के पास, और ये जिस भूभाग से बना है उस भूभाग का नाम है गोंडवाना लैंड। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखें तो इस प्रायद्वीप की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि जो भारतीय, मतलब कि यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसकी आकृति जो है ये त्रिभुजाकार है। और अगर इसको देखा जाए तो इस पठार को, जो भारत का पठार है, इस पठार को
प्रायद्वीपीय पठार नाम क्यों दिया जा रहा है? प्रायद्वीप होते क्या हैं? तो स्थल का वह बड़ा भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। क्योंकि भारत का यह वाला पूरा भाग पठार है और एक तरफ यहाँ देखा जाए पश्चिम में तो अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, तो 3 तरफ जल से ये घिरा, इसीलिए ये एक प्रायद्वीप है और पठार होने के कारण इस पूरे भाग का नाम है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक ना। अब इसके बाद देखें तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर भारत का क्षेत्रफल देखें तो वो शुरू होता है 32 लाख से और होगा कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि बस मोटी मोटा ये ले लिया जाए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख है, तो इसका जो आधा यानी कि 16 दूना 32 होता है, तो इस पूरे भारत के क्षेत्रफल के लगभग आधे भाग पे ये पूरा का पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार है इसी का विस्तार है। तो इस प्रकार से जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत के जितने भौतिक प्रदेश हैं उन सब में से ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसमें जो अगला पॉइंट है ये है कि इस पठार का जो ढाल है, जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। तो उत्तर और पूर्व की ओर कैसे हैं? किसी भी जगह का ढाल कैसे पता करते हैं? प्रायद्वीपीय पठार ये तो बहुत बड़ा है, इसका ढाल पता कैसे करेंगे कि इसका जो ढाल है ये उत्तर और पूरब की ओर है? तो देखेंगे इसमें कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है तो इसके उत्तरी भाग में कुछ नदियां हैं। नदियों में जैसे अगर देखा जाए तो चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है। इसमें चंबल बेतवा और केन है, इसी में सोन है। तो इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में कुछ नदियां जैसे कि चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये नदियां हैं जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और ये गंगा नदी में, यमुना नदी में जाके ये मिल जाती हैं। यानी कि ढाल जिधर होगा नदी उधर ही प्रवाहित होगी। तो इसमें ये जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं इसका जो प्रवाह की दिशा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर वाला भाग है इसका जो ढाल है ये ऊपर की ओर है। ठीक ना। यानी कि इसका जो ढाल है ये उत्तर की ओर है। अब इसमें अगर नीचे यहाँ पे देखा जाए तो इसमें इसका जो ढाल है ये पूरब की ओर है। तो ये पता कैसे चला? यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जैसे कि ये नदी है गोदावरी, इसी में है कृष्णा, इसके बाद है कावेरी। तो इन नदियों को देखा जाए तो इन नदियों का जो प्रवाह मार्ग है ये पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक ना। ये नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही हैं। अतः इससे हमें ये मालूम चलता है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो नीचे वाला भाग है इसका जो ढाल है ये पूरब की ओर है। यानी कि कुल मिला जुला के इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है ये उत्तर और पूरब की ओर है। पता कैसे चला? तो नदियों के प्रवाह मार्ग से ये हमें पता चला। अब आगे ये देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको नोट करना है तो नोट कर लेंगे और आगे देखते हैं। इसमें आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये एक पर्वत है, पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। इसको नंबर 1 से यहाँ पे लिख दिया कि 1 नंबर पे है विंध्याचल पर्वत और यहाँ पे 2 नंबर पे जो है ये है सतपुड़ा पर्वत, 3 नंबर पे है अजंता पर्वत। तो इन विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से एक नदी प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी से होके, ये नदी है नर्मदा नदी। और ठीक इसी के बाद ये सतपुड़ा और अजंता पर्वत के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है, यह भी एक भ्रंशित नदी है। इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार को 2 असमान भागों में बांट देती हैं। पूरे प्रायद्वीपीय पठार को ये 2 असमान भागों में बांट देती हैं। और ये 2 असमान भाग कौन कौन से हैं? तो इन नर्मदा और ताप्ती नदी के ऊपर का जितना भाग है इसमें अगर ये देखा जाए तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। तो इसके ऊपर का जितना भाग है इसको कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। और इसके नीचे का जितना पठारी भाग है इसको कहते हैं दक्कन का पठार। यानी कि इस प्रकार से
प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दो असमान भागों में बांटती है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्कन का पठार। अब इसमें से जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, यहाँ पे ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि चूंकि एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, तो इसको भी अलग अलग छोटे छोटे भागों में डिवाइड यानी कि बांटा गया है। तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो ये देखते हैं। इसमें आपको ऊपर दिख रहा होगा ये अरावली पर्वत श्रेणी। ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये भी इस प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। इसका जो विस्तार है अरावली पर्वत का, तो ये गुजरात में भी है, राजस्थान में है और हरियाणा से होते हुए ये दिल्ली तक गई है। और दिल्ली में इस अरावली पर्वत का जो भाग पड़ता है उसको यहाँ पे रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। दिल्ली में इस अरावली पर्वत का जो भाग पड़ता है इसको यहाँ पे रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। यानी कि ये अरावली पर्वत भी इसी पठारी भाग का एक हिस्सा है। इसके बाद अगर ये देखा जाए तो अरावली पर्वत और ये रहा विंध्याचल पर्वत, इन दोनों के बीच में मौजूद है मालवा का पठार। इसके अंतर्गत मौजूद है मालवा का पठार। मालवा का पठार, तो मालवा का पठार अगर देखा जाए कि किन किन राज्यों में इस पठार का विस्तार है, तो मालवा का पठार का जो विस्तार है इसका विस्तार हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो मध्य प्रदेश एमपी कर देते हैं, मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान प्लस गुजरात, ठीक ना। जो मालवा का पठार है इसका विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तीनों राज्यों में पड़ता है। और इसमें अगर ये देखें मालवा के पठार के बारे में, तो मालवा का पठार वर्तमान समय में काली मिट्टी का समप्राय मैदान बन गया है। मालवा का पठार वर्तमान समय में काली मिट्टी का समप्राय मैदान बन गया है। समप्राय मैदान, अब ये काली मिट्टी का समप्राय मैदान बना कैसे, तो चूंकि जो मालवा का पठार है इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है, और आग्नेय के भी अंतर्गत एक चट्टान आती है जिसका नाम है बेसाल्ट चट्टान। अगर कभी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, मैग्मा अगर बाहर निकल के धरातल पर आकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो उसको कहते हैं बेसाल्ट चट्टान। तो इन बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। चूँकि जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं इनका जो रंग होता है, इनका जो रंग है ये काला होता है, और इन बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से ही यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इस समय जो मालवा का पठार है ये काली मिट्टी का इस समय संप्राय मैदान बन गया है। और इसी मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत देखा जाए तो मालवा के पठार के पूरब साइड में, ठीक ना, यहाँ पे दो पठार मिलेंगे आपको, एक है बुंदेलखंड का पठार और एक है बघेलखंड का पठार। तो असल में जो बुंदेलखंड और बघेलखंड है एक प्रकार से ये भी मालवा के पठार का ये एक हिस्सा है, लेकिन तो ये इससे थोड़ा अलग हैं। तो मालवा के पठार के पूरब में मौजूद हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार। और इसके बाद अब अगर देखें तो आगे है छोटा नागपुर का पठार। आगे है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो छोटा नागपुर का पठार है वह भारत के किस राज्य में है। तो ये पठार भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। ये पठार भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। और इसकी विशेषता अगर ये देखें तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश। तो अब चूंकि इसमें नाम देख रहे हैं रूर, रूर होता क्या है, तो रूर एक जगह है जर्मनी में। रूर एक जगह है जर्मनी में जो कि खनिज संपदा की दृष्टि से वहाँ पर बहुत ही धनी है। तो अगर जर्मनी में मौजूद जो रूर प्रदेश है, अगर उस जगह से मिलती जुलती कोई वैसा ही प्रदेश किसी भी देश में मिलता है तो उसको वहाँ का रूर कहते हैं। यानी कि अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है यह खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही धनी है, तो इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक, अब इसमें अगर ये बात किया जाए
छोटा नागपुर पठार के बाद, चूँकि यहाँ पे एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। तो इस राजमहल की पहाड़ी के बाद भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल, तो इसका तो अधिकांश भाग मैदानी है। लेकिन अब इसके बाद ये है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद आपको एक पठार यहाँ दिख रहा है, मेघालय का पठार। ये मेघालय का पठार भी इसी मध्यवर्ती उच्च भूमि का हिस्सा है, लेकिन बीच में है बांग्लादेश, और बांग्लादेश पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है। तो इसके बाद वो जो मेघालय का पठार है उसका निर्माण वहाँ कैसे हो गया? तो पहले तो ये पूरा का पूरा जो पठार है, मध्यवर्ती उच्च भूमि या प्रायद्वीपीय पठार, पूरा ये एक ही था यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन बीच में जो बांग्लादेश का क्षेत्र है, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण इसमें हलचल हुई, और बांग्लादेश का जितना भाग है इसका यहाँ पे धंसाव हो गया। इस धंसाव को कहते हैं मालदा गैप, इसको कहते हैं मालदा गैप। यहाँ पे जितना क्षेत्र बांग्लादेश का है वहाँ पर जो प्लेटें हैं, यानी कि जो पठार है वो यहाँ पे धंस गया नीचे, और जो मेघालय का पठार है वो छोटा नागपुर के पठार से, या फिर जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, या फिर जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार, इससे ये अलग हो गया। तो क्वेश्चन बनता है कि जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार से, या फिर जो छोटा नागपुर का पठार है उससे किसके द्वारा ये अलग होता है? तो ये अलग होता है मालदा गैप के द्वारा। अब यहाँ पर धंसाव होने के बाद जो नदियाँ यहाँ पर आईं, जैसे कि गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदियाँ जब इस भाग से होके प्रवाहित होती हैं तो निरंतर यहाँ पे अवसादों के जमाव से इस धंसाव, मतलब धंसाव यहाँ पर जो था तो वो एक क्षेत्र पठारी था, लेकिन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों को और मिट्टियों को पाटते पाटते ये पूरा का पूरा जो भाग है वो मैदान बन गया है, ठीक ना। लेकिन तो अगर क्वेश्चन बने आपका कि मेघालय का पठार इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार से किसके द्वारा अलग होता है, तो ये मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। तो ये तो हो गया मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखें, तो अरावली पर्वत श्रेणी देख लिए, इसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर और ये मेघालय का पठार, ये पूरा का पूरा है मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत। और अब देखेंगे हम लोग नीचे यहाँ पे जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार। तो दूसरा भाग जो नर्मदा और ताप्ती नदी के नीचे का ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं दक्कन का पठार, इसको कहते हैं दक्कन का पठार। अब इस दक्कन के पठार को भी कई भागों में बांटा गया है, और ये कई भाग कौन कौन से हैं, इसमें से आप देख रहे हैं कि एक जो यहाँ पे है पठार जिसको नाम दिया गया है दक्कन ट्रैप, यहाँ पे दक्कन ट्रैप। तो इस दक्कन के पठार का जो मूल भाग है उसको कहते हैं दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप जो कि स्थित है महाराष्ट्र में, इसीलिए इस दक्कन ट्रैप को महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। इस दक्कन ट्रैप को महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। अब इस दक्कन ट्रैप की विशेषता ये है कि ये दक्कन ट्रैप बहुत ही मोटा है। ट्रैप का अर्थ क्या होता है? जाल, जाल होता है, यानी कि इस महाराष्ट्र वाले भाग में लावा की इतनी मोटी परत ऐसे जमा हो गई है कि ये एक जाल सा बिछ गया है, इसीलिए इस भाग को कहते हैं दक्कन ट्रैप। तो खैर ये पूरा भाग है दक्कन का पठार, लेकिन इस दक्कन के पठार के अंतर्गत जो मेन दक्कन ट्रैप है वो स्थित है यहाँ महाराष्ट्र में। अब देखेंगे इसी महाराष्ट्र के पूरब वाले भाग में, महाराष्ट्र का एक जगह है नागपुर, ठीक ना, महाराष्ट्र का एक जगह है नागपुर। तो इस नागपुर में स्थित है विदर्भ का पठार, यहाँ महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है विदर्भ का पठार। और अब इसी के बाद एक अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के निचले भाग में स्थित है बस्तर का पठार, यानी कि यहाँ पे इस दक्कन के पठार के अंतर्गत एक तो हम लोग देख लिए दक्कन ट्रैप जो कि महाराष्ट्र में स्थित, इसलिए इसको महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के ही पूरब वाले भाग में स्थित है विदर्भ का पठार, विदर्भ का पठार। और इसी में इसके बगल में छत्तीसगढ़ में मौजूद है बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। तो बस्तर का पठार हो गया छत्तीसगढ़ में, ये हो गया छत्तीसगढ़ में। और विदर्भ का पठार तो महाराष्ट्र के नागपुर में, ये हो गया महाराष्ट्र के नागपुर
में। ठीक, अब इसी क्रम में और यहाँ पे अब नीचे आते हैं, तो नीचे राज्य कौन सा पड़ेगा, तो वो है कर्नाटक। और जो ये पठार है धारवाड़ का पठार, अगला जो ये पठार है धारवाड़ का पठार, तो ये धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटक में, इसीलिए इसको कर्नाटक का पठार भी कहते हैं, इसीलिए इसको कर्नाटक का पठार भी कहते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो कर्नाटक के पठार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत में ये पठार खनिज संपदा की दृष्टि से ये भी धनी है। और खनिजों में कौन सा खनिज, तो सोना। आप लोग एक मूवी देखे होंगे केजीएफ मूवी देखे होंगे सभी लोग, ठीक ना, लगभग तो सभी लोग देखे होंगे। तो केजीएफ का मतलब क्या है, केजीएफ का मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक ना। मूवी तो देख लिए होंगे, लेकिन इसका मतलब आपको पता नहीं होगा। हाँ, बस इतना मालूम होगा कि सोने के लिए झगड़ा वहाँ पे होता है, जितने सब भी हीरो या विलन है सब लोग सोने के लिए झगड़ा करते हैं। तो खैर कर्नाटक में जो कोलार क्षेत्र है, ये कोलार क्षेत्र सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। देश का जो सर्वाधिक सोने का खनन होता है वो कर्नाटक के कोलार जिले में ही होता है। तो कर्नाटक के कोलार में ये केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि कोलार स्वर्ण क्षेत्र स्थित है। तो यहाँ पर सोने का सर्वाधिक उत्पादन या उत्खनन होता है, ठीक ना। इसको यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है, ये है कर्नाटक में। अब इसके बाद देखेंगे धारवाड़ के पठार के बाद इसको देख लेते हैं, ये रहा दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, तब तक आप लोग गेस करिए। दंडकारण्य ये स्थित है भारत का, यहाँ पे एक राज्य है उड़ीसा, इसका जो अधिकांश भाग है ये स्थित है उड़ीसा में। लेकिन उड़ीसा के साथ इसके ऊपर छत्तीसगढ़, तो इस पठार का जो कुछ भाग है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और जस्ट इसी के आगे स्थित है आंध्र प्रदेश, तो इस पठार का कुछ भाग आंध्र प्रदेश में भी पड़ जाता है। और इसके बाद ये जो है तेलंगाना का पठार, तो तेलंगाना का पठार तेलंगाना में ही मौजूद है। और इसके बाद नीचे है रायलसीमा का पठार, तो रायलसीमा का जो पठार है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। रायलसीमा का पठार ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक। और इसके बाद तमिलनाडु में है तमिलनाडु का पठार। तो इस प्रकार से हम लोग आज क्या क्या देखे हैं। सबसे पहले तो जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार है इसको दो असमान भागों में कौन कौन नदियां बांटती हैं, तो वो है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी के उत्तर का यानी ऊपर का जो भाग उसको बोलते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं ये दक्कन का पठार। अब इसके बाद जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है इसको कई भागों में बांट दिया गया है। वो भाग कौन कौन से हैं, तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटानागपुर और मेघालय का पठार। और जो दक्कन का पठार इसको भी कई भागों में बांटा गया है, इसमें से ये रहा दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में, विदर्भ का पठार महाराष्ट्र के नागपुर में, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में, दंडकारण्य उड़ीसा में, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में, धारवाड़ का पठार कर्नाटक में, रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु का पठार तमिलनाडु में। अब इसमें आपको एक चीज़ ये भी देखना है कि इस प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला का नाम आप लोग सुनते होंगे अक्सर करके, पश्चिमी घाट पर्वत नाम सुने होंगे। और इसके पूरब में इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला का नाम सुने होंगे पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। तो इनके बारे में बस थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे, जो एग्ज़ाम के लिए हमारे इम्पोर्टेंट हैं कि ये पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आखिर हैं क्या। तो अगर पश्चिमी घाट पर्वत की बात करें, पश्चिमी घाट पर्वत, तो अगर ये देखें, चूँकि जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये कोई वास्तविक पर्वत नहीं है। ये जो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत हैं असल में ये कोई पर्वत नहीं है, ये इसी प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। आप लोग एक चित्र यहाँ पर देखिए, अगर एक डायग्राम ऐसे हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे ये एक कोई चित्र है। अब इसमें देखेंगे कि ये वाला भाग पठार है, गेस करेंगे यही अपना भारत का
प्रायद्वीपीय पठार है और इसके जो पश्चिम का भाग है ये है पश्चिमी तटीय मैदान और जो पूरब का भाग है ये है पूर्वी तटीय मैदान। तो अगर आप पश्चिमी तटीय मैदान में यहाँ पर खड़े हैं ठीक, और इस पठार वाले भाग को ऐसे नीचे से यहाँ पर देखेंगे तो देखने पे इस पठार का जो ये पश्चिम वाला भाग है आपको एक पर्वत की तरह ही दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर से ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा भाग सपाट है, लेकिन जो किनारे वाला भाग है तो नीचे से जो तटीय मैदान है यहाँ से देखने से ये वाला भाग आपको एक पर्वत की भांति प्रतीत होगा। इसीलिए इस पठार के पश्चिम वाले भाग को बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत और पूरब वाले भाग को बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोई वास्तविक पर्वत नहीं है, ये इसी प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है ठीक। अब इसमें यह देखा जाए कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है, इस पश्चिमी घाट पर्वत में कुछ प्रमुख दर्रों का निर्माण हुआ है। इस पश्चिमी घाट पर्वत में कुछ प्रमुख दर्रों का निर्माण हुआ है और वो दर्रें, कुछ दर्रे महाराष्ट्र में निर्मित हैं, महाराष्ट्र में कुछ दर्रे महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसमें जो प्रमुख दर्रे हैं महाराष्ट्र में, तो एक दर्रा इसी में है थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा ये स्थित है महाराष्ट्र में इस पश्चिमी घाट पर्वत पर। और ये दूसरा दर्रा है महाराष्ट्र में ही भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। इसी में और दर्रों का विकास हुआ है और वो केरल में। तो इस पश्चिमी घाट पर्वत में केरल में भी दो प्रमुख दर्रों का विकास हुआ है। इसमें से जो पहला दर्रा है वो है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, और जो दूसरा है वो है सेनकोट दर्रा, वो है सेनकोट दर्रा। तो यहाँ पे आप लोग जो दर्रा 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 सुन रहे हैं वो दर्रा है क्या? तो दर्रा किसे कहते हैं? तो दो पर्वतों के मध्य सकरे मार्ग को दर्रा कहते हैं। ये दर्रा किसी पर्वतीय भाग में आने जाने के लिए एक सुगम मार्ग प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गए पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। अगर इनकी थोड़ी सी बात और कर लिया जाए कि इस पश्चिमी घाट पर्वत का आखिर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि ये नदी है ताप्ती नदी। तो इस ताप्ती नदी के मुहाने से लेके नीचे जो कन्याकुमारी है, नीचे जो कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी है, यहाँ तक इस पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। और जो पश्चिमी घाट पर्वत है तो ये मतलब कि समानांतर है, बीच बीच में ये कटा फटा कहीं नहीं है। लेकिन अगर पश्चिमी घाट पर्वत की तुलना में इस पूर्वी घाट पर्वत की बात किया जाए तो पूर्वी घाट पर्वत बीच बीच में कटा फटा है, यानी कि ये पूरा समानांतर श्रेणीबद्ध नहीं है। इसमें से कुछ नदियाँ हैं, जैसे कि एक नदी है महानदी। ये महानदी जहाँ से निकलती है वहाँ इस पूर्वी घाट पर्वत को काट दी है। इसी में है गोदावरी नदी, ये भी इस पर्वत को अपने मार्ग में काट दी है। कृष्णा है, कावेरी हैं। तो ये जो नदियां हैं, कुछ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इस पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह से काट दी हैं। अतः पूर्वी घाट पर्वत जो है ये श्रृंखलाबद्ध रूप में हमें नहीं मिलता है। इन दोनों पर्वतों की बात किया जाए तो भारत में ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, अगर इस हिमालय पर्वत की बात कर लें तो हिमालय पर्वत तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इस हिमालय पर्वत के बाद जो पश्चिमी घाट पर्वत है, हिमालय पर्वत के बाद यहाँ पे जो पश्चिमी घाट पर्वत है, यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता ये इस पश्चिमी घाट पर्वत पर ही पाई जाती है। और इस पश्चिमी घाट पर्वत का एक अन्य नाम है, पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। इस पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन बन चुके हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है, तो वो है सह्याद्री। और ये अपनी सर्वाधिक जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सर्वाधिक जैव विविधता आखिर सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती हैं? तो जहाँ पर तापमान अधिक होगा और वर्षा अधिक होगी, उन क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। यानी कि जो पश्चिमी घाट पर्वत हैं, जब भारतीय मानसून भारत में प्रवेश करता है तो इन्हीं पर्वतों के सहारे वर्षा कराते हुए ये आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है और चूंकि इन क्षेत्रों में तापमान भी अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे जो जैव विविधता ये भी सर्वाधिक होती है।
तो ये आज हो गया भारत में जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार है तो ये समाप्त हो गया। और इसके बाद अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो तटीय प्रदेश हैं उसके बारे में और फिर द्वीप समूहों के बारे में। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग बताएंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।